गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए, जैसा कि हम लोग देख रहे थे मोलिकुलर बायोलॉजी में हम लोगों ने एक पोर्शन को कंप्लीट किया था, दैट मींस की स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बाद में हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक कल भी हम बताए थे कि बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है हमारा पैकेजिंग ऑफ डीएनए एंड सेंट्रल डॉगमा के बारे में। तो आज हम लोग उस टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए या सेंट्रल डॉगमा है, उन सब चीजों को समझने के पहले आपको थोड़ा सा पीछे का प्रीवियस जो है वो अच्छे से रिवीजन होना चाहिए। तो आप लोग उसको करके रेडी रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले करते हैं। आज हम लोग का हेडिंग देंगे सबसे पहले सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा हमारा क्या कहता है, लाइफ कहीं पर भी हो, कोई भी अगर कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ये जो सेंट्रल डॉगमा का जो प्रोसेस है वो उसमें चलेगा। ओके, कैसे, क्या कहता है सेंट्रल डॉगमा? देखिए, डीएनए से बनेगा आपका एमआरएनए और एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन। एकदम कंप्लीट, ये एकदम सिंपल सा ये जो एक पाथवे है, इस पाथवे को जो ऑर्गेनिज्म कंप्लीट फॉलो करेगा दैट इज द कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो इस पाथवे को फॉलो नहीं करेगा वो नॉन लिविंग में या कनेक्टिंग लिंक में आ जाएगा। जैसे वायरस के बारे में बात करेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब डीएनए से डीएनए बनता है, एरो कहां से चला है? डीएनए से चला है, कहां के गिरा है? डीएनए पे। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन। क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन। ओके, और जब डीएनए से आरएनए बनता है, यानी एमआरएनए या आरएनए, सिंपल कहें, एमआरएनए के जगह पे आरएनए भी आप सिर्फ लिख सकते हैं। तो जब डीएनए से आरएनए बनता है या एमआरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यह प्रोसेस हो गया ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ट्रांसलेशन। कुछ वायरस में क्या होता है कि उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, यानी उनका जो जीनोम है वह आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरस। तो वो वायरस क्या करेंगे कि अपने आरएनए से पहले वह डीएनए बनाने का काम करेंगे। तो जब आरएनए से डीएनए बनता है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। वह प्रोसेस क्या लाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब चलिए कुछ एग्जांपल को हम लोग लेके चलते हैं जो ये प्रूफ करता है कि जिसमें ये पाथवे हो रहा है, ये पाथवे जिसमें चलते हैं, सेंट्रल डॉगमा जिसमें होता है, उसे हम लोग कंप्लीट लिविंग मानते हैं। एक स्पीशीज को मिनिमम लिविंग होने के लिए क्या चाहिए? सबसे मिनिमम क्राइटेरिया क्या है किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग होने के लिए? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या कहता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कहता है कि दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ओके, एक है, पहला क्राइटेरिया है कि सेल्फ रेप्लिकेशन होगा, यानी कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होगा वह खुद से रेप्लिकेशन का प्रोसेस करेगा। एंड दूसरा कि सेल्फ मेटाबॉलिज्म। तो कहते हैं कि देयर आर टू मिनिमम क्राइटेरिया फॉर द there are two minimum criteria for living organism। और फर्स्ट में क्या कह रहे हैं हम? फर्स्ट में होगा सेल्फ रेप्लिकेशन एंड सेकेंड में क्या हो जाएगा बेटा? वह है सेल्फ मेटाबॉलिज्म। अब ये दो बातों को हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। 3 टाइप्स के सेल को ले लीजिए। ओके, सेल या 3 ऑर्गेनेल्स के फॉर्म में हम लोग देखते हैं। चलिए सेंट्रल डॉगमा देखें।
और ये जो पाथवे है और उसमें ये जो दो बातें हमने लिखा, सेल्फ रेप्लिकेशन और सेल्फ मेटाबॉलिज्म, देयर आर टू इंपॉर्टेंट की फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो क्या क्या? तो ये दो बातें, सेल्फ रेप्लिकेशन एंड सेल्फ मेटाबॉलिज्म। यहां पर ये देखिए, हम लोग एक बैक्टीरियल सेल को ले लिए, दिस इज बैक्टीरियल सेल, ओके। और इस बैक्टीरियल सेल का यह डीएनए हो गया, इसके अंदर यहां पर राइबोसोम हो गया, और साथ ही साथ ये बैक्टीरियल सेल हो गया, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया बैक्टीरिया का, ओके। एंड दिस इज राइबोसोम। एक बात ये हो गई। उसके बाद एक वायरस को ले लेते हैं हम लोग। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, बट कंसेप्ट समझने के लिए थोड़ा आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा, ये क्या बातें हो रही है। एक वायरस को ले लिया आपने, चलो यह एक टीएमवी वायरस हो गया, एक वायरस को समझ लिए। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया को ले लो आप। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और नेक्स्ट उसके बाद एक प्लास्टिड को ले लिया हम लोगों ने। यहां पर एक प्लास्टिड हम लोग बनाते हैं। ये चार चीजों को समझ लीजिए, क्या क्या है, क्या बनाना चाह रहे, क्या बताना चाह रहे आपको। चलिए, एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड ले लिया हमने, क्लोरोप्लास्ट ही लिया है, और क्लोरोप्लास्ट इस तरह से अटैच हो गया। चलिए, अब देखो यहां पर चार चीज दिख रहा है। यह एक बैक्टीरिया का है, दिस इज ए बैक्टीरिया, दिस इज टीएमवी वायरस, एंड दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, एंड दिस इज क्लोरोप्लास्ट, ओके। बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या दिख रहा है, नोटिस करने वाली बात है। सबसे पहले यहां पे फोकस करेंगे तो इसमें एक डीएनए दिख रहा है, राइबोसोम दिख रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है। वहीं टीएमवी वायरस अगर देख रहे हैं तो यहां पर मान लीजिए ये डीएनए जो दिख रहा है, लेकिन इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं दिख रहा है, यानी अब आप यहां पे कह सकते हैं नो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वायरस में। माइटोकॉन्ड्रिया में आइए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप जानते हो कि एक सर्कुलर डीएनए होता है, जैसे बैक्टीरिया में भी सर्कुलर डीएनए ही होता है, और साथ ही साथ इसमें भी 70S राइबोसोम, यानी ये सर्कुलर डीएनए हो गया, cDNA कहते हैं, और ये 70S राइबोसोम हो गया, किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। उसी तरह प्लास्टिड में भी आप क्या जानते हो, प्लास्टिड में आप जानते हो सर्कुलर डीएनए एंड 70S राइबोसोम, और इसमें भी 70S राइबोसोम। अब देखो यहां की बातों से आपको मिनिमम क्राइटेरिया क्या क्या दिख रहा है कि एक बैक्टीरिया के सेल को हम लोग कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते हैं। क्यों भाई? उसमें तो कुछ भी नहीं है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है, ना गोल्गी बॉडी है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर भी हम इसे क्यों कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर करते हैं? उसके पीछे रीजन क्या है? देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या है इसमें कि इसके पास डीएनए है और राइबोसोम है। जब भी किसी ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट डीएनए और उसके पास एक अपना राइबोसोम होगा, और उसको वो जो चीज है सराउंडेड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो इस पाथवे को फॉलो कर सकता है। क्या क्या? तो सेल्फ रेप्लिकेशन, यानी बैक्टीरिया अपना डीएनए से डीएनए खुद बनाता है। समझ में आ गई बात? तो जब अपना डीएनए से डीएनए बना लेगा, डीएनए से वो एमआरएनए भी बनाता है, और एमआरएनए से प्रोटीन भी बनाता है, यानी इस पाथवे को पूरा फॉलो करता है। और बैक्टीरिया अपना एटीपी, यानी जो करेंसी है एटीपी का, वो खुद जनरेट करता है। जैसे हमारे बॉडी के सेल अपना एटीपी बनाते हैं, और एटीपी बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल, दैट मींस ग्लूकोज या अमीनो एसिड या फैटी एसिड की जरूरत पड़ती है, वो हम डाइट से लेते हैं। तो बैक्टीरिया का वो सोर्स अलग होगा, या तो वो अपना खुद एटीपी अपने यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बना सकता है, या फिर किसी दूसरे का फूड खा करके उसका ग्लूकोज लेकर के और क्या करेगा, जैसे हमारे बॉडी में एटीपी बनता है, ये भी बना लेगा। तो सेल्फ मेटाबॉलिज्म का मतलब वो अपना एनर्जी खुद बनाएगा, जैसे बैक्टीरिया अपना एनर्जी खुद बनाता है। और सेल्फ रेप्लिकेशन का मतलब कि एक बैक्टीरिया जब डिवाइड करके दो बैक्टीरिया में कन्वर्ट होता है,
किसी भी प्रोसेस से, बाइनरी फिजन से होता है, बर्डिंग से होता है, कोई भी प्रोसेस से होता है, तो दोनों बैक्टीरिया के पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी उसके पास अपना डीएनए होगा। तो डीएनए से डीएनए जब बनता है, जैसे आप सेल साइकिल में, हमारे सेल में देखे थे, क्या आया था सेल साइकिल में, अगर बातें याद है तो आप क्या देखे थे, G1 से क्या आया था, एस फेज से क्या आया, G2, और G2 से क्या आया, माइटोटिक फेज, और उसके बाद फिर G1। तो एस फेज में डीएनए से डीएनए बनता है, ये देख लिए। तो एस फेज में डीएनए से डीएनए बना, G2 फेज में फिर से प्रोटीन बनता है, तब एक सेल डिवाइड करता है, यानी यह एक सेल है और इसके अंदर यह एक डीएनए है। तो जब एस फेज में आता है तो इस सेल के अंदर 2 कॉपी ऑफ डीएनए बना, तो जो 2 कॉपी ऑफ डीएनए बना, दैट मींस कि वो क्या हो गया, डीएनए से डीएनए यानी रेप्लिकेशन हो गया। और तब एस फेज में आने के बाद वह G2 फेज में जाता है फॉर द प्रोटीन। अब ये जो सेल है जिसके पास 2 डीएनए है, अब ये एम फेज में आकर के क्या करता है, वो एम फेज में आके अब कंप्लीट 2 सेल बन जाता है, दोनों सेल के पास अपना डीएनए होता है। अब ये चीज यहीं पर समझो, तो ये सेल्फ रेप्लिकेशन करके 1 से 2 सेल बना और सारे एटीपी का सिंथेसिस यह खुद से करता है, उसके पास सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसलिए कंप्लीट लिविंग सेल है। लेकिन वायरस के पास ऐसा नहीं है, क्योंकि एक मिनिमम क्राइटेरिया याद करो कि लिविंग होने के लिए क्या क्या चाहिए। लिविंग होने के लिए, कंप्लीट एक सेल को लिविंग होने के लिए उसके पास डीएनए चाहिए, दूसरा चीज उसके पास राइबोसोम चाहिए, और तीसरा चीज उसके पास मेम्ब्रेन चाहिए। बस ये अगर 3 चीज जिसके पास में है तो उसे लिविंग में कंसीडर करते हैं, यानी कंप्लीट ऑटोनोमस सेल जैसे बैक्टीरिया है। और इससे मिनिमम क्राइटेरिया हो ही नहीं सकता, इसमें से कोई भी एक चीज अगर गायब कर दिया आपने, ओके, अगर गायब कर दिया तो या तो वो सेल अगर लिविंग भी है तो वो एक सेल डिवाइड करके 2 सेल में नहीं बनेगा। एग्जांपल के रूप में आप ले सकते हैं कौन, आरबीसी। एक मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो क्या एक आरबीसी डिवाइड करके 2 आरबीसी बनाता है, नहीं, न्यूक्लियस ही नहीं है, यानी उसके पास डीएनए ही नहीं है। तो एक आरबीसी डिवाइड करके 2 आरबीसी में नहीं बनाएगा। तो यानी मिनिमम है तो डीएनए होना चाहिए, राइबोसोम और मेम्ब्रेन, ये तीनों चीज वायरस में है, तो वायरस कंप्लीट लिविंग है। लेकिन इसमें से राइबोसोम और मेम्ब्रेन नहीं है, किसमें, तो वायरस में, इसीलिए वायरस इज नॉट ए कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बात कर रहे हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास में। आइए, माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए भी है, राइबोसोम भी है और डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भी है। उसी तरह प्लास्टिड में डीएनए भी है, राइबोसोम भी है और डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भी है। ये 3 चीज तो देख लिया रे बाबा। अब ये तीनों चीज होने के बाद भी क्या ये कंप्लीट लिविंग है? अब आप याद करो सेल के टॉपिक को, वहां पे आपको एक पॉइंट लिखाया गया होगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड दोनों के बारे में कि ये क्या है, दोनों सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ऐसा टर्म क्यों लिखाया गया आपको, कभी सोचा आपने कि ऐसा टर्म लिखाने का मतलब क्या है? वो टर्म इसलिए लिखाया गया है आपको किसके किसके बारे में, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड दोनों क्या है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स, सेमी वर्ड यहां पर इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि जब ये दोनों एक सेलुलर एनवायरनमेंट से बाहर निकालते हैं तो अकेला सरवाइव नहीं कर सकता है। तो फिर ऑटोनोमस वर्ड क्यों, क्योंकि यह किसी चीज के लिए दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किसी दूसरे ऑर्गेनेल से बन के नहीं आता है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनेगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया ही डिवाइड करके 2 माइटोकॉन्ड्रिया बनाया, तो जैसे एक बैक्टीरिया डिवाइड करके 2 बैक्टीरिया बनाता है, उसी तरह एक माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करके 2 माइटोकॉन्ड्रिया बनाया है। उसी तरह प्लास्टिड भी किसी दूसरे ऑर्गेनेल से नहीं बन के आता है। आप देख लो लाइसोसोम किससे बन के आता है, लाइसोसोम बन के आता है आपको गोल्गी बॉडी से और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बन के आता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के आया है। वैक्यूल किससे बन के आया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड ये दोनों जो है वह खुद से ही बनते हैं। जैसे एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाता है, तो उसी तरह जब
एम फेज में एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनता है, तो एक माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करके दो, दो से चार इस तरह से बनते हैं। अब आइए ये बात, तो सेमी ऑर्गेनेल्स, सेमी ऑटोनोमस कहने का मतलब, क्योंकि इसके पास राइबोसोम भी है, इसके पास डीएनए भी है, और दोनों जो ऑर्गेनेल्स है वो अपना एटीपी बनाते हैं। क्यों? क्लोरोप्लास्ट में क्या है? क्लोरोप्लास्ट सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा तो ग्लूकोज खुद बना लेगा। साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया तो आप जानते ही हो कि यह पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि एक सबसे ज्यादा एटीपी इसमें बनता है। तो हो गई ऑब्वियस सी बात है कि खुद से मेटाबॉलिज्म भी कर रहा है, डीएनए से डीएनए भी बनाता है, और इसके पास राइबोसोम भी है, जो ये तीनों क्राइटेरिया है। बस इसका एक ड्रॉबैक है कि सेलुलर एनवायरनमेंट से जब बाहर निकल जाता है तो ये सर्वाइव अकेले नहीं कर सकता है, क्योंकि इनकी साइज इतनी छोटी है और इनको बाकी सब चीजें कंटेंट की जरूरत है, तो वो खुद नहीं कर सकता है। तो यहां पर वर्ड लग गया सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये बात आपको याद रखना है कि सेलुलर एनवायरनमेंट के लिए या एक कंप्लीट लिविंग कंडीशन के लिए ये दो इंपॉर्टेंट थिंग्स होना जरूरी है। अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे? अभी तक पढ़ रहे थे जिसमें ग्रोथ होता है, जिसमें रेस्पिरेशन होता है, जिसमें रिप्रोडक्शन होता है, वो लिविंग है। बस इतना क्राइटेरिया याद कर लो। ये दोनों में से कोई भी एक चीज है या फिर दोनों अगर है तो वह लिविंग है, दोनों में से अगर कोई नहीं है, एक ऐसा एग्जाम्पल आप ढूंढ के याद करो। अभी तक कितनी बायोलॉजी पढ़ी आपने? ऐसा कोई भी एक सेल, ऐसा कोई भी बॉडी का ऑर्गन जिसमें ये दोनों में से कोई चीज नहीं हो रहा है और फिर भी वो लिविंग है क्या? कोई एक ऐसा स्पेसीज, कोई एक ऐसा ऑर्गन, कोई एक ऐसा सेल, तो हम समझेंगे नहीं, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। इवन आरबीसी का एग्जांपल आपको दे दिया कि उसके में रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, लेकिन वो एक सेल डिवाइडेड के दो सेल भी नहीं बनता है, लेकिन मेटाबॉलिज्म तो करता है ना वो। तो इस तरह से पहले ये सेंट्रल डॉगमा का मतलब ये हो गया। अब सेंट्रल डॉगमा जो है सबसे पहले क्रिक ने दिया था, फॉर यूनिफॉर्म डायरेक्शन। सेंट्रल डॉगमा proposed by central dogma proposed by Crick for यूनिडायरेक्शन। यूनिडायरेक्शन का मतलब क्या? तो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। उसके बाद सेकंड में बाल्टीमोर, दूसरा साइंटिस्ट बाल्टीमोर, इन्होंने क्या दिया? तो इन्होंने रिवर्स डायरेक्शन में भी दिया, रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन का मतलब इस तरह से कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन और आरएनए से डीएनए भी होता है, यानी वायरस के केस में। ओके, तो ये जो है वो बाल्टीमोर ने दिया, यहां पर ये जो है वो क्रिक ने दिया, इस तरह से। तो सेंट्रल डॉगमा का मतलब डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। यहां तक की ये बात हमारी पूरी हो गई। अब आइए हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा पैकेजिंग ऑफ डीएनए। नेक्स्ट हेडिंग है आपका कौन सा? आप देंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए के पैकेजिंग के बारे में। पैकेजिंग ऑफ डीएनए का मतलब हुआ कि जिस डीएनए को, सबसे पहले एक बात समझिए, स्टार्टिंग में हमने बताया था क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम जो है वह बना होता है डीएनए एंड प्रोटीन से, मेन रूप से। ओके, क्रोमोजोम टर्म का हम लोग यूज जो है वह जनरली करते हैं सेल डिवीजन के टाइम में, यानी एम फेज में। और नॉर्मली जो टर्म यूज करते हैं हम लोग क्रोमैटिन वर्ड यूज करते हैं। आइए देखिए, टर्म क्रोमोजोम generally used in M phase।
यानी माइटोटिक फेज। ओके, और इसी क्रोमोजोम के टर्म को हम लोग क्रोमैटिन वर्ड देते हैं। टर्म क्रोमैटिन यूज्ड इन G2 फेज में, G1 फेज में या इंटर फेज में। ठीक है, अब आइए देखिए जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन का मतलब क्या है? आप लोग एक टर्म पढ़े होंगे क्रोमैटिड। क्रोमैटिन का मतलब होता है कंप्लीट, यानी इस तरह से क्रोमैटिन या क्रोमोसोम, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब कंप्लीट प्रोटीन प्लस डीएनए, यानी न्यूक्लियर डीएनए। डीएनए में भी न्यूक्लियर डीएनए। ओके, तो फिर टर्म आती है क्रोमैटिड। क्रोमैटिड आप लोग सेल डिवीजन में पढ़े होंगे। तो क्रोमैटिड इज पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। ओके, सिस्टर क्रोमैटिड ये सब क्या है वो आप, तो क्रोमैटिड क्रोमोसोम का पार्ट है एंड क्रोमैटिन इज द न्यूक्लियर कंटेंट ऑफ दिस सेल। ओके, तो क्रोमैटिन का मतलब आप ये बोल सकते हैं न्यूक्लियर जेनेटिक कंटेंट ऑफ सेल, जिसमें प्रोटीन और न्यूक्लियर डीएनए कंबाइंड होंगे। तो अब आइए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इसी क्रोमोसोम के बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या है, किस चीज से मिलकर बना है, कैसे बना है। तो चलिए अब यहां पर इस चीज को समझने के लिए पूरा हमें डिटेल चलना होगा। तो यहां पर ये क्या हुआ, दिस इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कितने, क्रोमोसोम जो है वो हमारे सेल में 22 पेयर प्लस जर्म सेल, ये सॉरी सेक्स क्रोमोसोम, यानी 46 हुए डिप्लॉयड सेल में। तो हैप्लॉयड में 23 पेयर। तो वो जो क्रोमोसोम हम लोग बात करते हैं वो क्रोमोसोम किस चीज से मिलकर बना है? तो क्रोमोसोम मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, मेड अप ऑफ टू कंटेंट मेन। अब न्यूक्लिक एसिड में भी सबसे मेन कंटेंट क्या है? तो मेन रूप से डीएनए। अब ये प्रोटीन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन इन न्यूक्लियस या टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन इन क्रोमोसोम। वो कौन कौन से प्रोटीन है? तो फर्स्ट वन इज हिस्टोन प्रोटीन। ओके, फर्स्ट वन इज हिस्टोन प्रोटीन। तो सेकेंड वन इज नॉन हिस्टोन प्रोटीन। सेकेंड वन इज नॉन हिस्टोन प्रोटीन। एंड नाउ हिस्टोन प्रोटीन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। 5 टाइप्स इन यूकैरियोट। ये हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोट की ही बात हो रही है। तो यहां पर आप हेडिंग दे सकते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। तो आप समझ लेंगे कि सिर्फ यूकैरियोट की ही अभी बात चल रही है हमारा, प्रोकैरियोट का अलग से बताएंगे। 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन वो कौन कौन से हैं? H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। देखिए 1 2 3 4 5 टाइप्स के हिस्टोन प्रोटीन हो गए। नॉन हिस्टोन प्रोटीन कोई टाइप नहीं है। तो नॉन हिस्टोन है क्या? पहले हिस्टोन प्रोटीन का कुछ कैरेक्टर देखते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो है वह पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है एंड मेड अप ऑफ बेसिक एमिनो एसिड। ओके, तो यह हिस्टोन प्रोटीन इज पॉजिटिवली चार्ज, या कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। उसके साथ साथ मेड अप ऑफ
made up of basic rich amino acid। बेसिक रिच एमिनो यानी बेसिक एमिनो एसिड से, जिसमें मेनली कौन है, तो वह है आर्जिनिन एंड लाइसिन। तो ये दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज क्यों है और हिस्टोन प्रोटीन मेनली बेसिक नेचर का क्यों है। सो दिस इज बेसिक इन नेचर। ओके, तो आर्जिनिन और लाइसिन, अगर एमिनो एसिड आपको याद होगा तो आर्जिनिन एंड लाइसिन इज द बेसिक एमिनो एसिड, और जो भी बेसिक एमिनो एसिड होते हैं वो स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जबकि जो एसिडिक एमिनो एसिड होता है वो स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज होता है। याद करो एसिडिक एमिनो एसिड का एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, यानी एस्पार्टेट और ग्लूटामेट, जबकि बेसिक एमिनो एसिड जो है वह आर्जिनिन और लाइसिन है इसके एग्जांपल, और तीसरा हिस्टिडीन। ये तीनों जो है, तो इसमें मेन रूप से आर्जिनिन और लाइसिन होते हैं हिस्टोन प्रोटीन में, इसीलिए यह पॉजिटिवली चार्ज होता है और साथ ही साथ यह बेसिक इन नेचर का होता है। यह बात बहुत समझना इंपॉर्टेंट है कि यह बेसिक इन नेचर का होगा और पॉजिटिवली चार्ज होगा। ओके, अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन लग रहा है तो एक हिस्टिडीन आर्जिनिन का ही स्ट्रक्चर बना के आपको हम दिखा देते हैं। तो आर्जिनिन क्या है स्ट्रक्चर देख लो, COO और ये C इधर हो गया है H और इधर हो गया है NH3 प्लस CH2 का 4 और NH3 प्लस आ गया, या इसको ऐसे लिख सकते हैं H3N प्लस। ओके, तो अब आप देखिए नाइट्रोजन की वैलेंसी 2 होती है लेकिन यहां पर H3 है, तो एक एक्स्ट्रा हो रहा है, दैट मींस कि पॉजिटिव चार्ज हो गया। यहां पर आप ऐसे COOH लिख सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं माइनस में। तो यहां पर डबल अमाइनो ग्रुप है जिसकी वजह से यह पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इसी वजह से जहां पे भी डबल अमाइनो ग्रुप आया है वो बेसिक नेचर का होगा और पॉजिटिवली चार्ज को शो करेगा। तो लाइसिन और आर्जिनिन में ये दोनों में इस तरह का कैरेक्टर होता है, इसीलिए हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज। अब आइए नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। ओके, नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बारे में अगर आप देखेंगे तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन यह स्लाइटली जो होता है वो निगेटिवली चार्ज। नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते किसको है, पहले ये बात हो गई। तो न्यूक्लियस के अंदर में ऑल प्रोटीन एक्सेप्ट हिस्टोन in nucleus, all protein except histone in nucleus is called non-histone, is called non-histone protein। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसी को नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। ओके, यहां तक की बात हो गई, कॉल्ड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन ये वैरी करता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन का क्वांटिटी, नॉन हिस्टोन प्रोटीन के नंबर, इट्स क्वांटिटी इज वेरीज फ्रॉम स्पेसीज टू स्पेसीज। ओके, तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन की क्वांटिटी कितनी होगी एक न्यूक्लियस के अंदर, ये वेरीज करता है स्पेसीज टू स्पेसीज या सेल टू सेल भी कह सकते हैं। अभी वो बात समझेंगे हम लोग क्यों, ये पॉइंट को बस याद रखिए क्योंकि अभी हम बताएंगे आपको तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, तो हिस्टोन प्रोटीन देख लिया हम लोगों ने, नॉन हिस्टोन प्रोटीन देख लिया। हिस्टोन प्रोटीन 5 टाइप्स के होते हैं, यहां पे आपको दिख रहा है 5 टाइप्स। नॉन हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के अलावा न्यूक्लियस के अंदर यूकारियोटिक सेल के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटीन होते हैं सभी को नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ या स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इट ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन
कन्फर्मेशन ऑफ डीएनए। ओके, तो डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी के लिए यानी उसकी जो पैकेजिंग होती है उसके लिए यह भी इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट हिस्टोन प्रोटीन है। अब हिस्टोन और नॉन हिस्टोन का रोल यानी जो पैकेजिंग होता है डीएनए का किस तरह से होता है उसको देख लीजिए। जब भी हम ये सब बात करते हैं पैकेजिंग का ये सब, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है ये। चलिए, तो सबसे पहले समझो कि जो डीएनए है वह हिस्टोन प्रोटीन और यानी जो क्रोमोजोम है या जिसे क्रोमैटिन हम लोग कह रहे थे, तो क्रोमैटिन हो या क्रोमोजोम हो, ये टर्म आपको याद रखना होगा। क्रोमैटिड, क्रोमोजोम, डीएनए, सब डीएनए के ही कंटेंट की बात है। सेंट्रोमियर, टेलोमियर, सब डीएनए का ही साइट का नाम है। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से हम लोग जान रहे हैं उसको। अब आइए देखिए डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है। डीएनए एक स्लाइड तुरंत डिनेचुरेशन होने वाला कंटेंट है। डीएनए में डिनेचुरेशन तुरंत होने लगता है, टेम्परेचर बढ़ जाए तो डिनेचुरेशन हो जाएगा। तो डीएनए की स्टेबिलिटी के लिए उसके ऊपर वो जो है एक प्रोटीन के ऊपर रैपिंग करता है, यानी जो प्रोटीन के कोट होते हैं उसके ऊपर वह रैप होता है। उसी रैपिंग को हम लोग कहते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। आप देखे होंगे घर में सिलाई मशीन वाली धागा होती है, उस धागे को अगर गौर से आप देखेंगे तो उसमें एक पेपर की रील होगी, वो हार्ड होता है। उस पेपर के रील में उसके ऊपर इस तरह से पूरा धागा लपेटा हुआ रहता है। तो वो जो पेपर की रील है वो क्या करती है, धागे को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। दैट मीन्स कि जो पेपर का रील है वो हार्ड नेचर का है, और धागा अगर उस पेपर को रील को निकाल दें हम लोग और सारा धागा बाहर कर दें, क्योंकि उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा उसमें, वो सारे धागे आपस में उलझ जाएंगे। अब आप इतना सोचो, इतना सरप्राइजिंग चीज है ये कि 5 माइक्रोमीटर के एक ह्यूमन सेल में 2.2 मीटर का डीएनए का धागा है। डीएनए का जस्ट मतलब समझो कि धागा की बात कर रहे हैं। सोचो 2.2 मीटर का धागा एक 5 माइक्रोमीटर के सेल में कैसे अरेंज हो सकता है। कितना बड़ा डिफरेंस है साइज में। तो यही बात हो गई कि 1 केजी के डब्बे में 5 केजी चीनी हटाना है, तो क्या कर सकते हैं भाई। तो जब डब्बा छोटा होता है और हमें आटा या चीनी या नमक ज्यादा होता है डालना होता है, तो क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे पटकते हैं, तो ज्यादा से आता है। दैट इज द कॉम्प्रेशन। वो कॉम्प्रेस करता है उसके साइज को, और उस डब्बे का एक एक पार्ट जो होता है वो फुलफिल हो जाता है उस आटे से या चीनी से। उसी तरह यहां पर ये 5 माइक्रोमीटर के न्यूक्लियस में, यानी सेल जो है, सेल मान लीजिए 20 माइक्रोमीटर का भी होगा, तो उसके अंदर क्या होगा, मैक्सिमम 5 माइक्रोमीटर का न्यूक्लियस होगा, और इसी न्यूक्लियस में इतना लंबा 2.2 मीटर का डीएनए को एडजस्ट करना है। तो वो क्या करेगा, डीएनए अपने आप को कंडेंसेशन करेगा, कॉम्प्रेस करेगा, कॉम्पैक्शन करेगा, ये सारी बातें हैं। तो अब अगर ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा तो उसको स्टेबिलिटी के लिए, यानी वो धागा आपस में उलझे नहीं, उसको किसी चीज के ऊपर रैपिंग करना होगा। जैसे धागे की लंबाई उतनी है और तो उसको एक पेपर के रील के ऊपर इस तरह से रैप जो होता है, दैट मींस की दैट पेपर रील प्रोवाइड टू सपोर्ट, ताकि वो धागा आपस में उलझे नहीं। वही चीज एकदम सेम सीक्वेंस में आपको यहां पर वो चीज को याद रखना है कि पेपर का जो रील है वो प्रोटीन है और उसके ऊपर जो धागा रैप किया है वो डीएनए है। तो उसी चीज को यहां पर देखो जो हम लोग समझते हैं। तो क्या कह रहे हैं हम, अब एक टर्म आता है सबसे पहले, हिस्टोन ऑप्टामर।
हिस्टोन ऑक्टामर का मतलब, ऑक्टा का मतलब क्या होता है 8, और हिस्टोन का मतलब हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन ऑक्टामर का मतलब कि जब H1 H2A H2B H3 एंड H4 ये 4 हिस्टोन प्रोटीन 2 के पेयर में होंगे तो टोटल 8 बन जाएंगे। H2A कौन कौन, H2A H2B H3 and H4 each are in a pair to form हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए आप, डायग्राम इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं। अब दिख रहा होगा यहां पर, ये मान लो H2A है तो यह भी H2A है, यह H2B है तो यह H2B है, यह H3 है तो इधर भी H3 है, और यह H4 है तो यह भी H4 है। टोटल कितने दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज द हिस्टोन ऑक्टामर। तो यहां पर ये जो H2A H2B H3 एंड H4 ये सभी के 1 1 पेयर होते हैं, यानी 2 इन नंबर ईच। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं H2A H2B H3 एंड H4, और ये सभी के कितने 2 मॉलिक्यूल, टोटल कितने हो गए इक्वल टू 8 हिस्टोन प्रोटीन आएंगे। तो यहां पर सॉरी ये मार्कर 8 हिस्टोन प्रोटीन, देखिए 2 और सभी के 2 2 मॉलिक्यूल होंगे, तो यहां पे 4 है 1 2 3 4 और सबके 2 2 मॉलिक्यूल, तो टोटल 8 हिस्टोन प्रोटीन हो गए। तो यही क्या कहलाएगा हिस्टोन ऑक्टामर। दिस इज हिस्टोन ऑक्टामर। ये स्ट्रक्चर हुआ हिस्टोन ऑक्टामर। इसी हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर में ऐसे बहुत सारे हिस्टोन ऑक्टामर होंगे। तो इसी हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर में डीएनए के जो धागे हैं वो क्या होंगे, वो डीएनए का धागा जो है वह आपस में जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये चीज आपको देखना है। तो जैसे अब ये देखिए, अब हम लोग बात स्टार्ट करने वाले हैं किसकी, न्यूक्लियोसोम की। नाउ वी आर स्टार्टेड डिस्कशन अबाउट न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोसोम पूरा डिटेल अभी चलेंगे हम लोग। तो देखिए क्या हो रहा है यहां पर, अब डीएनए के धागा को इसमें आप रैपिंग करके मैं आपको दिखा रहा हूं।
थोड़ा सा इसको मैं मिटा रहा हूं। चलिए ऐसा मैं आपको एक और बना देता हूं इधर। ये एक और हिस्टोन ऑक्टामर बना के आपको दिखाता हूं आखिर क्या है बात। तो यहां पर फिर से वही तरह लिखते हैं H2A या H2A, H2B, H2B, ये हो गया H3, H3, यहां पर हो गया H4 और ये हो गया H4। फिर उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्टोन ऑक्टामर एक और। अब डीएनए की रैपिंग यानी ऐसे ऐसे बहुत सारे और भी हिस्टोन ऑक्टामर होंगे और भी बहुत ज्यादा होंगे। अब इसी तरह डीएनए की जो रैपिंग है वो एक हिस्टोन ऑक्टामर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह से कंटिन्यू डीएनए के जो धागे हैं वो हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर में लपेटे जाते हैं। क्योंकि इसका लेंथ कितना है, लगभग एक सेल के अंदर, एक डिप्लॉयड सेल के अंदर 2.2 मीटर का लेंथ है और इतने बड़े लेंथ का एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर में उसको रैपिंग होनी है, तो वो पूरा का पूरा धागा जो है वो लपेटा हुआ रहेगा। अब ये देखो यहां पर, तो इस तरह से जो डीएनए की रैपिंग हो रही है, तो यहां से अब हम लोग ये देखिए, अब यहां से ये इस तरह से एक टर्न आया और ये सेकेंड टर्न आया डीएनए का, इस तरह से बाहर की ओर फाइनल निकला है। तो दो टर्न में डीएनए आया। अब ये जो डीएनए आया यहां पर आपको मैं फिर दिखा रहा हूं। चलो अब आप ये देखो फिर से, अब ये डीएनए इधर की ओर निकला है, ये दूसरे टर्न में आया, दूसरे टर्न में बाहर की ओर निकल गया। तो ये एक राउंड और ये दूसरा राउंड, इस तरह से कंटिन्यू होता चला जाएगा। अब एक चीज देखो, इसमें हम क्या बताए थे कि 2 राउंड लपेटा होगा और बाकी जो है ये बाहर। अब ये आप देखो कि यहां से यहां तक का जो लेंथ है, ये लेंथ के ऊपर में यहां पर जो इसके ऊपर इस तरह से ये हो गया, ये तो इसके ऊपर ये यहां पर H1 है। आप सोच रहे हो कि अभी तक H1 क्यों नहीं आया, तो H1 इस डीएनए के साथ एसोसिएटेड होता है। यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ है इसको कहते हैं हम लोग लिंकर डीएनए। क्या कहेंगे, दिस इज लिंकर डीएनए, जो लिंक कर रहा है एक हिस्टोन ऑक्टामर से दूसरे हिस्टोन ऑक्टामर के बीच में। पहला बात तो ये हो गया। अब ये हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर में कितने लेंथ का डीएनए की रैपिंग होती है, हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर में डीएनए की जो लेंथ है, जो रैपिंग होती है, यानी आप यहां से लेकर के जो यहां तक का लेंथ अगर देखोगे कंप्लीट, स्टार्ट किधर से हुआ है, तो ये स्टार्ट हो गया है आपको यहां से, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक, तो ये जो रैपिंग होती है वो 147 बेस पेयर का। जबकि लिंकर डीएनए का जो लेंथ है ये वैरी करता है, क्योंकि लिंकर डीएनए, ये सब हम लोग कैसे पता किए कि इतना लेंथ का डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर पे होता है, बाकी जो है वो इस तरह से लिंकर डीएनए के रूप में होता है, कैसे पता चला हमें? हमें पता इसलिए चला क्योंकि जब हम न्यूक्लिएज एंजाइम से इसको डाइजेस्ट किए उसके बाद हमें यह पता चला।
अब ये चीज आप समझो कि जब न्यूक्लियस से डाइजेस्ट करते हैं तो लिंकर डीएनए जो है वह ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन या ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ हिस्टोन, ये ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ डीएनए इन न्यूक्लियस बाय द एंजाइम न्यूक्लिएज दैट डाइजेस्ट द लिंकर डीएनए, तो वो लिंकर डीएनए को भी डाइजेस्ट कर जाता है। इसलिए इसका एग्जैक्ट लेंथ हमें नहीं पता चलता है, लेकिन ये राउंड अबाउट जो होता है वह 15 बेस पेयर से लेकर के 80 बेस पेयर तक चला जाता है। कहीं कहीं देता है 15 बेस पेयर से लेकर के 55 बेस पेयर तक का। तो लिंकर डीएनए का लेंथ लगभग 15 से 55 बेस पेयर या 15 से 80 बेस पेयर मैक्सिमम। लेकिन जो डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर में रैपिंग करता है उसका लेंथ कितना, 147 बेस पेयर का। और इस तरह से कंटिन्यू चलते रहता है। अब ये देखो कि अभी हम बताएंगे आपको कि आखिर 2.2 मीटर के डीएनए में कितने हिस्टोन ऑक्टामर हो सकते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट वन बीड। और इस वन बीड में, बीड एक्चुअली यहां तक, दिस इज वन बीड, और साथ ही साथ अब अगर बात आप करोगे यहां से यहां तक की, कहां से कहां, तो कंप्लीट यहां से लेकर के और ये लिंकर डीएनए तक की बात, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। तो ये न्यूक्लियोसोम में दोनों चीज इंक्लूड हो गए। हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर का डीएनए जो कितना है लगभग, तो 147 प्लस आप मान लीजिए लगभग कितना, 55 इक्वल टू 200 बेस पेयर का डीएनए और साथ ही साथ हिस्टोन ऑक्टामर। और हिस्टोन ऑक्टामर के साथ साथ जो लिंकर डीएनए के साथ एसोसिएटेड H1 है वो, तो ये सब मिला करके कहलाते हैं न्यूक्लियोसोम। और ऐसे ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में एसोसिएटेड होकर के कंप्लीट क्रोमैटिन का फॉर्मेशन करते हैं। किसका, क्रोमैटिन का, जो अभी हम लोग लिखे थे। तो आप इसी चीज को आप इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करके हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर आपने देख लिया, इसी चीज को हम आपको इस तरह से भी स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं। आपको जो आसान लगे आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो आप देख लो कैसे हम लोग क्या कह रहे हैं, ये समझ लो, यह एक हिस्टोन ऑक्टामर, यह सेकेंड हिस्टोन ऑक्टामर, ये थर्ड हिस्टोन ऑक्टामर, और ये बेटा फोर्थ हिस्टोन ऑक्टामर। अब देखिए डीएनए की रैपिंग स्टार्ट हुई, यानी यहां से सबके ऊपर दो स्ट्रिंग, एक ऐसे जाकर के ऐसे आया, फिर ऐसे जाकर के ऐसे आया। इसको इधर से दिखा सकते हैं हम लोग, कंप्लीट दो स्ट्रिंग जो होंगे आएगा, वन स्ट्रिंग एंड सेकेंड स्ट्रिंग पूरा। तो इस तरह से जो चला, यानी तो ये क्या है बेटा, दिस इज हिस्टोन ऑक्टामर, दिस इज हिस्टोन ऑक्टामर एंड दिस इज डीएनए। ओके, अब यहां से यहां देखो, तो ये जो डीएनए का लेंथ है वह 147 बेस पेयर, और यहां से लेकर के यहां तक जो है उसको हम लोग लिंकर डीएनए कह रहे हैं। लिंकर डीएनए का लेंथ 15 बेस पेयर से लेकर के 55 ही लेके चलिए आप, 55 बेस पेयर तक। और इसके ऊपर भी इस तरह से इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या लगा हुआ है, इसके प्रोटेक्शन के लिए ऊपर में तो यहां पर H1 लगा हुआ है। तो लिंकर डीएनए में अब ये पूरा का पूरा वन टर्न, यानी कि यहां से लेकर के कंप्लीट यहां तक की बात जो है वह एक वन न्यूक्लियोसोम हो गया। ओके, कहां से कहां तक,
तो यहां से लेकर के जो डीएनए स्टार्ट हुआ है, यहां से लेकर के और यहां तक का डीएनए प्लस इसके एसोसिएटेड प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन आर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। अब ये स्ट्रक्चर बन गया होगा आपका, तो अब हेडिंग देंगे आप न्यूक्लियोसोम। अब इसमें लिखेंगे, पहले कुछ पॉइंट लिख लेंगे। लिखिए, निगेटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज डीएनए wrapped, negatively charged DNA wrapped around the positively charged histone octamer। ठीक है, अब लिखेंगे about 147 base pair DNA are wrapped on octamer through two round and two octamer are linked by linker DNA, which is 15 base pair to 55 base pair। नेक्स्ट पॉइंट, लिंकर डीएनए प्रोटेक्टेड बाय H1 प्रोटीन। तो लिंकर डीएनए किससे प्रोटेक्ट होगा? H1 प्रोटीन से। लिंकर डीएनए H1 प्रोटीन से होता है। अब आइए, और ये जो हिस्टोन प्रोटीन है वह किसको प्रोटेक्ट करता है? तो वह 140 बेस पेयर का जो डीएनए है, हिस्टोन प्रोटीन प्रोटेक्ट टू, ये भी पॉइंट लिख देता हूं, हिस्टोन प्रोटीन प्रोटेक्ट टू डीएनए फ्रॉम न्यूक्लियेज एंजाइम, प्रोटेक्ट फ्रॉम न्यूक्लियेज एंजाइम इन न्यूक्लियस। अब फाइनली क्या हुआ? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम का मतलब, तो देखिए 147 बेस पेयर डीएनए एंड हिस्टोन octamer is called, histone octamer is called न्यूक्लियोसोम कोर पैटर्न प्लस लिंकर डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। ऊपर लिखता हूं मैं फिर कुछ बात। अब न्यूक्लियोसोम बराबर, न्यूक्लियोसोम is about 200
बेस पेयर डीएनए प्लस हिस्टोन ऑक्टामर। तो न्यूक्लियोसोम 200 बेस पेयर का डीएनए प्लस हिस्टोन ऑक्टामर को मिलाकर के ही हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम, जिसमें से आप ये 200 बेस पेयर जो है उसमें आप याद रखो 147 बेस पेयर कहां, ऑन ऑक्टामर के ऊपर, एंड रिमेनिंग जो पार्ट होगा यानी कितना, तो आप देख लो लगभग 53 बेस पेयर एज लिंकर डीएनए, एज ए लिंकर डीएनए के रूप में। तो टोटल 200 बेस पेयर का हिसाब आपको यहां पर मिल गया। तो ये न्यूक्लियोसोम का मतलब याद रखो कि जो डीएनए का रैपिंग उस प्रोटीन कोट के ऊपर में हुआ है उसी को हम लोग कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। और लिंकर डीएनए का लेंथ वेरीज क्यों कर रहा है, क्योंकि आखिर डीएनए हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड बाय द एक्शन ऑफ न्यूक्लियेज एंजाइम विच ब्रेक द न्यूक्लियर या डाइजेस्ट द लिंकर डीएनए, इसी वजह से उसका साइज जो है वो वेरीज करता है। ये भी पॉइंट क्या है तो आप लिख देता हूं, बट आपके लिए उतना जरूरी ये सब बात नहीं है, आपको ये बेसिक चीज ही याद रखना है, बस उससे ज्यादा की चीजों की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहां बता रहा हूं मैं। न्यूक्लियर डीएनए एक्सट्रैक्टेड by digestion of nuclease enzyme which break the linker। अब आप सोचेंगे सर जो हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर है वो क्यों नहीं ब्रेक होता है, क्योंकि उसके पास हिस्टोन ऑक्टामर 8 के रेस्पेक्ट में है, यानी 8 हिस्टोन प्रोटीन है जो ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तुरंत। बट ये जो है वो थोड़े समय के लिए लिंकर डीएनए ब्रेक होता है। सो देयर साइज इज वेरीज, इसलिए इसका साइज क्या करता है, वह वेरीज करता है। ओके, यहां तक ये बात हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा पैकेजिंग इन प्रोकारियोट। तो प्रोकारियोट का पैकेजिंग कैसे होता है इसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा नहीं जानना है। तो न्यूक्लियाइड का मतलब बैक्टीरिया का डीएनए, क्रोमोजोमल डीएनए इज नोन एज न्यूक्लियाइड। तो न्यूक्लियाइड ऑफ प्रोकारियोट wrapped around histone like protein which is also called nucleoid associated प्रोटीन, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन कहते हैं, या इसी को NAP। ओके, NAPS। और वो कैसा होता है, वो हिस्टोन नहीं होता लेकिन हिस्टोन प्रोटीन के जैसा होता है, बस इतना बात आपको याद रखना है। अगर उसको आप बना के देखना चाहें, हम आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं, बट बहुत ज्यादा की उसमें जरूरत नहीं है।
ये हो गया। तो दिस इज NAP एंड दिस इज DNA। और इसीलिए बैक्टीरिया का जो DNA होता है वो स्मॉल सर्कुलर होता है। यह SNAP सर्कुलर, तो उसके ऊपर DNA भी जो राउंड होगा वो सर्कुलर हो जाएगा। तो ये इस तरह से उसका बैक्टीरिया का पैकेजिंग हो गया। अब यहां तक की जो बातें हैं वो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग को एक स्ट्रक्चर बनाना है कि कैसे क्रोमोस को स्क्रैफेल्ड मॉडल बोलते हैं, ओके, या सेलेनॉइड मॉडल बोलते हैं। सेलेनॉइड मॉडल हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब देखेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और कैसे 2.2 मीटर का डीएनए, तो आप उसमें फाइंड आउट कीजिए कि टोटल ह्यूमन का, कल आप मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर सभी लोग सेंड करेंगे। क्या था कि यहां पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आप मुझे फाइंड आउट करके बताओ क्वेश्चन कि ह्यूमन के सेल में 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर का डीएनए है, तो इसके लिए कितने बीड की जरूरत पड़ेगी? हाउ मेनी बीड रिक्वायर्ड, कितना बीड लगेगा? ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको सेंड करना है, बताना है मुझे कि कितना लगेगा। ओके, थैंक यू।